कपिल जी, जिस तरीके से लगातार एक चैनल को टारगेट बनाया जा रहा है, पहले अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी और अब उनके सीईओ के साथ, सब महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है? देखिए, पहले दिन से मैंने एक बात कही है कि ये खाली रिपब्लिक और अर्नब का सवाल नहीं है। एक राष्ट्रवादी चैनल जो सामने आया, जिसने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया, उस राष्ट्रवादी चैनल को आईएसआई, दाऊद, चीनी लोग जिनपिन वाले, नक्सलाइट हमारे देश के अंदर, पीएफआई और ये जितने हमारे देश के अंदर गद्दार मौजूद हैं जो इन संस्थाओं के लिए काम करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि देश में कोई भी राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रवादी चैनल ऊपर उठाए। इसलिए एक के बाद एक जो तरीके वहाँ निकाले जा रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे तो रबड़ स्टैंप है। मैं बताऊँ आपको, असली काम तो इसके मिनिस्टर कर रहे हैं। और ये जो मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर इनका, ये शरद पवार का आदमी है। और शरद पवार के कहाँ से क्या लिंक है, ये ओरा रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, जिसे मैंने बार बार कहा कि पब्लिक किया जाए। और वो जो नवाब है इनका दूसरा मंत्री, वो जो कहता था कि अर्नब तो गया, तो इन लोगों ने क्या किया है कि ये एक, जिसे आप कहिए मीडिया टेररिज्म मैं कहूँगा कि मीडिया आतंकवाद। आतंकवाद के आज कई रूप हैं। शिक्षा के अंदर आतंकवाद है, मेडिसिन में आतंकवाद है, समझे, वो शालीन बाग टाइप का आतंकवाद है। अब ये किसानों के अंदर आतंकवादी घुस गए हैं। तो इसी तरीके से जो मीडिया के अंदर आतंकवाद घुसा हुआ है कि मीडिया के ज़रिए उस मीडिया को ख़त्म करो जो मीडिया राष्ट्रवाद की बात करता है। ये एक उस मीडिया आतंकवाद का हिस्सा है जो महाराष्ट्र की सरकार ने अपनाया है। और ये फासिस्टवाद से भी बढ़कर है। फासिस्टवाद में कभी ये नहीं हुआ था कि हिटलर ने 50 AK-47 लेके एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर के ऊपर लोग भेज दिए। और यहाँ ये हो रहा है कि केंद्रीय कानून जो हैं, जो संविधान है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, इस पे 41A वगैरह पे तमाम जजमेंट हैं कि इनमें गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, लेकिन उनको ताक पे रख करके इन्होंने अपने कानून अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से ये बना रहे हैं कि इन्हें क्या करना है। तो ये इनका जो कार्यक्रम है ये चलता रहेगा। और मेरा पहले दिन से मानना है कि केंद्रीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। कोई भी राज्य देश के संविधान को, देश के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, देश के कानूनों को इस तरीके से ताक पे रख के आतंकवादी मीडिया का साथ नहीं दे सकता। और अगर इस आतंकवादी मीडिया को अभी नहीं रोका गया तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे। मगर सर, बार बार कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है। एक टीआरपी केस को लेकर पीछे पड़ना, हंसा कमेटी भी कह चुकी, हंसा जो ग्रुप है वो, उन्होंने कहा हमारे ऊपर दबाव बनाना। देखिए, फटकार से कुछ नहीं होता। अब कोर्ट को भी ऐसे साधन लेने होंगे कि जो बार बार इस तरीके से कानून तोड़ते हैं, उनको फटकार से क्या होगा। उनको गिरफ्तार करिए, उन पे कोई एक्शन लीजिए, कराइए अरेस्ट उनके सेक्रेटरी को जो इस तरीके के वो कर रहा है, बार बार कोर्ट की अवहेलना कर रहा है। तो फटकार क्या होती है? फटकार से बात नहीं बनती। फटकार से अब ये लोग जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवाद करने वाले हैं, फटकार से डरने वाले नहीं हैं। अब 20 बार फटकार इनको दे दीजिए कि इनका उद्देश्य ही कुछ और है। इनका उद्देश्य अराजकता है, देश में फैलाना, देश में राष्ट्रवादी आवाज़ों को बंद करना। तो इन पे फटकार से कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत के कोर्ट, उनका कोई महत्व नहीं है। ये तो अराजकतावादी है। मगर सर, क्यों आखिर हमेशा जो ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि रिपब्लिक पे ही पर्सनल, मतलब एकदम टारगेटेड, सब कहते हैं कि सुशांत का मामला उठाना रिपब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था, उन्होंने ये उठाया, पालघर उठाया, ये दिक्कत हो गई, हाथरस को एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई रिपब्लिक के लिए। देखिए, ऐसा है कि जितने मसले रिपब्लिक ने उठाए, मौलाना सैद से लेकर के, दिल्ली वाला जो मजलिस वाला मौलाना था, उसके बाद में जो शशांत का, साधुओं का केस रिपब्लिक ने उठाया, पालघर वाला, जो शशांत का केस रिपब्लिक ने उठाया, जो हाथरस का केस रिपब्लिक ने उठाया, इन सब के तार जो हैं जाके अराजकतावादियों से जुड़ते हैं। किसी के बॉम्बे के स्मगलर से जुड़ते हैं, किसी के ड्रग माफिया से जुड़ते हैं, किसी के वो जो सो कॉल्ड बॉलीवुड है उसके माफिया से जुड़ते हैं, और किसी के आईएसआई से जुड़ते हैं जाकर के। तो ये अलग अलग मसले नहीं हैं, ये सारे जुड़े हुए मसले हैं। और उन सारे जुड़े हुए मसलों के अंदर जब राष्ट्रवादी आवाज़ उठती है इनको एक्सपोज करने के लिए और इनको दिखाने के लिए कि ये क्या है, जनता के सामने बताने के लिए, तो उस वजह से ही उस चैनल के पीछे है। बस सर, चीज़ें यही जो आपने उठाया, ड्रग, बॉलीवुड
और महाराष्ट्र के नेता, जिस तरीके से कार्रवाई लगातार एनसीबी द्वारा हुई है, ईडी द्वारा हुई है, प्रताप सर नाइक पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, तो क्या इससे डर गए हैं और लगातार जो रिपब्लिक है इनके आंखों की किरकिरी बन गया है? नहीं नहीं, डर नहीं गए हैं भाई। देखिए, मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश है, ये छोटी चीज़ नहीं है। और जो ये साजिश करने वाले हैं, देश को तोड़ने वाले जो हैं, देश के कानून की अवहेलना करने वाले, ये आज आप ये बात खत्म हो जाएगी, कल दूसरी शुरू कर देंगे। ये किसी को, देखिए, जब ये एक भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी की पिटाई कर सकते हैं घर पे जा कर के, कितने लोगों ने जिन्होंने ट्वीट लिखे उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं जा कर के, किसी ने फेसबुक पे लिखा उसको गिरफ्तार करा के जा सकते हैं, तो ये कोई षड्यंत्र ही और है, ये मानसिकता ही और है जिस पे ये कार्य हो रहा है। इसमें डर नाम की इन पे कोई चीज़ नहीं है। अगर इन पे डर होता तो ये दोबारा हरकत करते ही है। अगर ये कानून की इज्जत करते होते तो ये हरकत होती दोबारा। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते होते तो ये हरकत होती दोबारा। ये नहीं है। सर, सवाल यही है ना कि लगातार बॉलीवुड की जो स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि जब से सुशांत वाला मामला आया सामने और ड्रग की चीज़ें सामने आई, तो बाइकॉट बॉलीवुड, और जितनी बेजोड़ तरीके से रिपब्लिक ने उसको उठाया कि बॉलीवुड में आखिर ये चीज़ें चल क्या रही हैं, उसके बाद जनता के अंदर एक हुजूम उमड़ता है और वो कहते हैं कि बॉलीवुड को बाइकॉट करना है। तो क्या इस बाइकॉट से डर लगने लग गया है और यह कोशिश हो रही है कि रिपब्लिक को कैसे भी करके डराया जाए, शाम दाम दंड भेद अपना के रिपब्लिक को बस शांत करा दिया जाए? देखिए, बॉलीवुड क्या है? ये इंडियन सिनेमा होता था, भारतीय चलचित्र होता था, जिसको बनाने में राज कपूर, बलराज साहनी ऐसे लोगों का हाथ था, जो एक राष्ट्रवाद का वो था पूरा का पूरा। इसको दाऊद और इसके गुर्गों ने मिलकर के राजनीतिज्ञों के साथ इसको बॉलीवुड बना दिया कि हॉलीवुड का ये बॉलीवुड है। पहले की फिल्मों के अंदर माफिया का पैसा नहीं लगता था, स्मगलर्स का पैसा नहीं लगता था, अब वो पैसा लगना शुरू हुआ। और उसके बाद इन्होंने अपने जो पंजे थे वो बढ़ाने शुरू किए कि जो नए आर्टिस्ट आएंगे उनको अपने पंजे में लो। जो मैंने बार बार एक बात कही है कि भाई क्या वजह है कि बॉलीवुड के सारे कलाकारों को जा कर के दुबई के अंदर दंडवत करना पड़ता है, दुबई में इनकी जाके सेवा करना पड़ती है, चाहे वो हीरोइन हो कोई और चाहे वो कोई हो, और वो नहीं जाएंगे तो उनको उठने नहीं दिया जाता। फिर इसके तरीके से जो ड्रग का टेररिज्म आया इस देश के अंदर, उसने बॉलीवुड को गुलाम बनाना शुरू किया अपना, क्योंकि पैसा अच्छा मिल जाता है, वहाँ से पैसे अच्छे कमाई करते हैं पूरी लेकर के। तो ये एक बड़े षड्यंत्र की तहत हो रहा है। बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड कोई दफ्तर नहीं है बॉलीवुड का, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है बॉलीवुड का। क्या है ये बॉलीवुड? ये वो बॉलीवुड है जिसका वो सैफ खान जो है बकवास करता है रावण को लेकर के, सैफ अली खान, ये वो बॉलीवुड है कि हिंदुओं के ऊपर ही, हिंदुओं के खिलाफ करने के लिए और हिंदुओं का मजाक उड़ाने के लिए बॉलीवुड बनाया गया है। ये इसलिए दाऊद ने बॉलीवुड बनवाया है इसको, और ये नहीं रहेगा बॉलीवुड, मैं आपको बता रहा हूं। रिपब्लिक चैनल को ये कितनी भी कोशिश कर ले, ना अर्नब दबने वाला है, ना रिपब्लिक चैनल दबने वाला है, और ना जनता पीछे हटने वाली है। जिस जनता ने इस चैनल को समर्थन किया है, अर्नब को समर्थन किया है। मगर सर, ये जो एग्जाम्पल सेट हो रहा है सर, जो आपने कहा, निवेदिता अधिकारी को मार दिया जाता है, एक एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत जिनका घर तोड़ दिया जाता है, बाद में कोर्ट से क्या फैसला आता है सबने देखा, अर्नब गोस्वामी के साथ क्या होता है सबने देखा। सर, यही चीज़ें चल रही, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हो जाना। नहीं, तभी तो मैं बता रहा हूँ ये कि उनको कोई डर नहीं है। उनके पीछे पाकिस्तान मौजूद है, उनके पीछे चीन मौजूद है, उनके पीछे दाऊद मौजूद है, उनके पीछे पैसा मौजूद है। और आप देखिए, ये हर क्षेत्र में कर रहा है महाराष्ट्र। वो किसानों में शरद पवार बोल रहा है, जो सबसे बड़ा मंडी का मालिक है वहाँ पे प्याज का, किसानों से 50 पैसे किलो किसान प्याज खरीद करके 40 रुपए किलो बिकवाता है। वो इसमें भी बोल रहा है, वो बॉलीवुड में भी बचा रहा है इन लोगों को। तो कहानी कहीं और है ये। तो वही चीज़ है ना सर कि अगर ये चीज़ें टीआरपी केस है, टीआरपी स्कैम है, तो इसमें राजनेताओं का सामने आना, संजय राउत या ये टीआरपी स्कैम तो बनाया गया है, एक झूठा केस बनाया गया उसको बचाने के लिए। और संजय राउत तो मेरे से उसका नाम मत लिया करो, मैं उसकी बात ही नहीं करना चाहता उस आदमी की। वो इस काबिल ही नहीं है कि उसकी कोई बात की जाए जी, पूरी की पूरी। मगर सर वही तो चीज़ें होती है, आखिर राजनेताओं की इसमें लगातार एंट्री। नवाब मलिक कहते हैं इतना मजबूर कर देंगे कि अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। शरद पवार कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी का कुछ कीजिए। मेरे और आपकी अप्रोच में एक फ़र्क है। आप इनको राजनेता कह रहे हैं और मैं इनको दाऊद के गुर्गे कह रहा हूँ। जिस हथकंडे से भी नेता बन गए हों ये,
कि आजकल तो कोई भी नेता बन जाएगा, देश के खिलाफ एक नारा लगा दो, आप पे मीडिया पहुंच जाएगा, आप नारा लगा के देश के नेता बन गए। जैसे वो कन्हैया कुमार को नेता बना दिया, समझे आप? ये नेता नहीं है, ये भांड है, दाऊद के भांड है, ISI के भांड है, जो उनकी जबान बोलते हैं, जो ISI इनका बटन दबाता है, ये वो बोलते हैं। ये इस देश के नेता नहीं है। वो देखा नहीं, वो एक वो आता है कौन, माजिद कौन सा, वो बंगाल बम्बई से, वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल बन के, उसकी फोटोएं मिली नहीं मिली सारी वहां पे टर्की के अंदर, उसके साथ में आतंकियों के साथ में फोटोएं मिली नहीं मिली उसकी। तो ये कहानी और है। ये तो गजवा हिंद को देखिए, गजवा हिंद को पहले तलवार पे जीतना चाहते थे, अब गजवा हिंद की जो इनकी प्लान है वो खाली तलवार नहीं है, उसमें शिक्षा भी शामिल है, उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें किसान भी शामिल है, उसमें युवक भी शामिल है, उसमें श्रमिक भी शामिल है, कि सबके अंदर जो है बढ़कार के अराजकता फैलाओ यहाँ पे और गजवा हिंद के अलग अलग तरीके निकालो। तो सर आखिर इसका अंत कैसे, जिस तरीके से रिपब्लिक को लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अंत तो यह है कि सरकार को इसमें आगे, केंद्र सरकार को आगे आना होगा, और केंद्र सरकार को इसके लिए अब तुष्टीकरण की नीति या इसको एक अलग तरीके से देख के नीति के खाली रिपब्लिक के साथ हो रहा है, उन्हें आना होगा आगे, उन्हें इसमें सख्त कार्रवाई करनी होगी, और चाहे उसमें मुंबई की सरकार को ही मुंबई की क्यों ना तोड़ना पड़े। अगर केंद्र सरकार अभी नहीं आगे आएगा तो मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाला जो इतिहास है और जो इसके नतीजे हमारे देश के खिलाफ निकलेंगे, उसके लिए आगे की युवा पीढ़ी जो है माफ़ नहीं करेगी किसी को।